गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्रॉपर शेड्यूल चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी जो एग्जाम चल रहे हैं उसको लेके पेपर एनालिसिस का, तो उस एनालिसिस के आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसको लेके कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं आप उनको लेके डिस्कशन कर सकते हैं, उनको लेके देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो उसको लेके आज स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और मैंने आपको पहले टॉपिक वाइज करा दिया, आपको रैंकिंग से रिलेटेड और भी करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा 300 क्वेश्चंस का क्लास पड़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं अभी इसमें एज इट इज क्वेश्चंस दिखा दूंगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बाकी बने रहिए इस चैनल के साथ, प्यार अपना दिखाते रहिए। पहला प्रश्न है आपका कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 में भारत को 182 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। यानी प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार जो सूचकांक है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। आपको बता दूं, अब इससे रिलेटेड आप 3-4 फैक्ट पकड़ सकते हैं। पहला तो ये कि भ्रष्टाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सेकेंड पूछा जाता है कि कितने देशों का जारी किया जाता है, तो 182 देशों का। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 182 कंट्रीज से भारत को कौन सा स्थान मिला। इसके ऑप्शन हैं आपके, क्या 89 है, ऑप्शन बी है 96 है, ऑप्शन सी 91 और ऑप्शन डी है आपका 13वां स्थान है। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 91वां, यानी 91वां स्थान मिला है भारत को 182 देशों में से। यानी सीधा 50 कह सकते हो कि 182 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 91, तो 91वां स्थान मिला है भारत को। ये है आपका पहला प्रश्न। आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत इस रिपोर्ट में 96वें नंबर पे था, तो 5 स्थान की गिरावट के साथ यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब भारत 91वें नंबर पे। तो पूछा कुछ भी जा सकता है आपसे। 24 का पूछा जाए तो कौन सा स्थान था, 96। 26 का पूछा जाए यानी 25-26 पूरा एक बेस ईयर होता है, तो उसका कौन सा है, 91 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक 2025-26 में किस देश को दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश आंका गया है। आपके ऑप्शंस हैं सोमालिया, ऑप्शन बी है आपका डेनमार्क, ऑप्शन सी है आपका दक्षिणी सूडान और ऑप्शन डी है आपका स्वीडन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे कम है, यानी वहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य के बराबर है। आपको बता दूं कि डेनमार्क 89 स्कोर के साथ लगातार इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। यानी उसका अगर स्कोर भी पूछा जाए कि क्या स्कोर रहा है तो 89 उसका स्कोर है। आपको बता दूं कि सूची में सोमालिया और दक्षिणी सूडान केवल 9 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। तो पूछा जाए सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान की इसमें सबसे खराब स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज हिस्ट्री टू मूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। मैं रिपीट कर देता हूं, बुक है, काफी टिपिकल नाम है, आप दोबारा से देख लीजिएगा। टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट। इस पुस्तक के लेखक पूछे आपसे, आपके ऑप्शन है क्या वो सुधा मूर्ति है, ऑप्शन बी आपका क्या नसीम मोहम्मद है, ऑप्शन सी आपका एंटोनी लॉरेट लेवोसियर हैं और ऑप्शन डी आपका क्या वो सीपी राधाकृष्णन है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुधा मूर्ति हैं इस पुस्तक की लेखक। तो ये फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है। अब इससे रिलेटेड आप जितनी भी बुक्स हैं प्रीवियस रिसेंट करंट की उन सबको लेके जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, एक कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बता दूं कि सुधा मूर्ति की ये कौन से नंबर की बुक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उनकी ये 51वीं पुस्तक है, यानी 51वीं पुस्तक है। इससे पहले वो 50 पुस्तक अन्य और लिख चुकी हैं। इसमें ऑप्शन डी पे दे रखे हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टाइड्स ऑफ पुस्तक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। यानी एक शिफ्ट में ये पूछ लिया होगा कि टाइड्स ऑफ पुस्तक ये जो पार्लियामेंट की है वो किसकी है, तो सुधा मूर्ति की है। अब पूछा गया है कि जो ये बुक है टाइड्स ऑफ टाइम्स पुस्तक का विमोचन किसने किया था, यानी इसका जब लॉन्चिंग हो रहा था तो विमोचन में किसको बुलाया गया था। आपके ऑप्शन है ओम बिरला, ऑप्शन बी है जयदीप धनखड़, यानी जगदीप जो धनखड़ जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं,
उपराष्ट्रपति, माफी चाहूंगा। ऑप्शन सी है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी आपका श्री सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यानी दोनों। और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है कि सीपी राधाकृष्णन और ओम बिरला दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया था। तो बता दूं कि मैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में बता चुका हूं कि वो राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में और देश के उपराष्ट्रपति हैं। ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं कि संसद आर्टिकल 79 में आता है, उसके बाद अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो आर्टिकल 80 में होता है, और लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। ये सब आप चीज़ें मेंशन रखिएगा, अपनी इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। अगर संसद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि दोनों सदनों को बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है। पूछा जाए कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सारी चीज़ों से अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा जाए कि इस पुस्तक में किससे रिलेटेड, जो टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक है जो सुधा मूर्ति ने लिखी है, 51 नंबर की पुस्तक है, इसमें किसके बारे में बताया गया, क्या ये पूछ लिया जाए आपसे तो क्या कहेंगे आप? तो इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की स्वतंत्रता की जो यात्रा रही है उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। तो शायद आगे की शिफ्ट में डेफिनेटली आपको ये मिल सकता है कि इस पुस्तक में किस तरह का विवरण दे रखा है, किस तरह की इसमें अंदर क्या कंटेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो वो आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे दयाराम साहनी ने 1920 में, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो, इससे यानी सबने जो खोज की है उसके बारे में पूरा डिस्कवर करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब फाइनल में किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन है कि हरियाणा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका झारखंड और ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। अब सबसे पहला प्रश्न, इसका राइट आंसर है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीता है। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये आप पहला प्रश्न हो जाता है। आपको बता दूं ये पूछा जा सकता है कि झारखंड ने किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती है, तो हरियाणा को हराकर ये ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। पूछा जाए कि झारखंड के कप्तान कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड ने पहली बार इसे जीता है। तो इसके कप्तान थे ईशान किशन, याद रखिएगा, जो वर्तमान में हैदराबाद की टीम में खेलते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था? आपके ऑप्शन है क्या महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया, ऑप्शन बी है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में, क्या उसमें खेला गया, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड, वहां पर खेला गया, और ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी स्टेडियम तुमुकुरु, वहां पर खेला गया है। इसका जो राइट आंसर है कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम है पुणे में, वहां पर यह फाइनल खेला गया था हरियाणा और झारखंड के मध्य, जिसमें झारखंड ने हरियाणा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है और ये क्रिकेट से संबंधित है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन का 360 पोस्टमार्टम करिएगा, तभी आप एक एग्जाम में बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या भारतीय नौसेना को, ऑप्शन बी है आपका सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, ऑप्शन सी है आपका झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण को, और ऑप्शन डी है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे इसरो बोलते हैं, क्या उसको दिया गया है? आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है वो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को ये संस्थागत श्रेणी में अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि संस्थागत श्रेणी में आगे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कितने पुरस्कार दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। तो संस्थागत पुरस्कार में दी जाती है 51 लाख रुपए की राशि, और अगर पूछा जाए कि नॉर्मल उसमें कितनी दी जाए तो 5 लाख रुपए की, यानी एक इंडिविजुअल लेते हैं तो 5 लाख की राशि, संस्थागत में दिया जाएगा तो 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है गुरविंदर सिंह, ऑप्शन बी है आपका ईशान किशन, ऑप्शन सी आपका लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्लके, और ऑप्शन डी आपका नसीम मोहम्मद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्लके को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपको बता दूं कि इन्होंने 2024 में, पूछा जाए कि इन्होंने क्या किया है, इस किसके लिए इन्हें दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, तो
इन्होंने बता दूं कि 2024 में केरल के वायनाड में आई बाढ़ में 190 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाकर लोगों की जान बचाई थी। तो किसके लिए? केरल में आई वायनाड शहर में एक बाढ़ आई थी जिसमें 190 मीटर बेली एक ब्रिज होता है जिसे टेम्परेरी ब्रिज कहा जाता है, उसे बनाकर लगभग बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इसके लिए इन्हें इस श्रेणी का व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया है। आपको इसके अंतर्गत कितना अमाउंट दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए दिया जाता है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड ये चल रहा है, तो पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है बुर्किना फासो, ऑप्शन बी है नाइजर, ऑप्शन सी है सोमालिया और ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, यानी उसे वैश्विक आतंकवाद में प्रथम स्थान मिला है, यानी उसको ISI को शरण देता है पाकिस्तान, इसके लिए इसकी ये हालत है और इसे प्रथम स्थान मिला है। इसका पूछा जाए कि ये सूचकांक इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, तो ये और इम्पोर्टेंट है। ये तो आप याद रखेंगे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रथम देश कौन है? तो पाकिस्तान है। लेकिन ये और पूछा जा सकता है आगे कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 163 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आपके ऑप्शन है क्या 91 है, ऑप्शन बी है 13वां है, ऑप्शन सी है 96वां है और ऑप्शन डी है क्या वो 82वां स्थान है? इसका जो राइट आंसर है कि भारत का इसमें स्थान है 13वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। टॉप पर कौन है? पाकिस्तान है। पूछा जाता है कितने हाउ मेनी कंट्रीज से इसे लिया जाता है? तो 163 देशों से इसे जारी किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। पूछा जाए कि इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो दूसरे स्थान पर देश है वो है बुर्किना फासो, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर नाइजर है, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है भारतीय निर्यातकों और MSME को वैश्विक व्यापार तक पहुंचाना, ऑप्शन बी है आपका नए हवाई अड्डों का निर्माण करना, ऑप्शन सी है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार देना और ऑप्शन डी है सैन्य उपकरणों का निर्यात करना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्केट एक्सेस सपोर्ट जो है वो उसका मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय निर्यातकों और MSME को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन से कि चंद्रमा से टकराने का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किसने दर्ज किया है? यानी प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि जो सूर्य से निकलता है कोरोनल मास इंजेक्शन, वो चंद्रमा से टकराने के बाद इसका फर्स्ट ओरिजिन किसने किया, इसको सबसे पहले अवलोकन किसने किया, किसने से जज किया, किसने से देखा है? आपके ऑप्शन है नासा और लूनर के ऑर्बिटर ने, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 के रोवर ने, ऑप्शन सी है आपका चंद्रयान 2 लूनर ऑर्बिटर इसरो ने और ऑप्शन डी है आपका गगनयान क्रू मॉड्यूल ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रयान 2 लूनर ऑर्बिटर यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी जो भारत की है उसने सबसे पहले इसका अवलोकन किया है। ये भारत के लिए एक अलग से उपलब्धि है कि भारत दक्षिणी और जोन पे अगर गया है भारत का, तो भारतीय का ही पहला मंगलयान पर पहुंचने वाला ये पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम क्या था? आपके ऑप्शन है भविष्य की सरकारों को आकार देना, ऑप्शन बी है वैश्विक आतंकवाद को रोकना, ऑप्शन सी है ग्रीन इनोवेशन डिफेंस और ऑप्शन डी है विकसित भारत रोजगार मिशन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारतीय वायुसेना का युद्धक अभ्यास वायु शक्ति 2026
कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका पुणे महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है वायनाड केरल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका पोखरण जैसलमेर राजस्थान में ये युद्धाभ्यास किया गया है। इसमें पूछा जाए कि किस किस ने भाग लिया, तो राफेल, सुखोई 30 और MKI तेजस और प्रचंड जैसे विमान इसमें शामिल हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि राफेल इसमें था या 3 देकर एक डिफरेंट दे दिया जाए, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 24वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका राजस्थान और ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 24वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी की है। पूछा जा सकता है कौन से नंबर की है? 24वें नंबर की है। इस तरह से आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में ही आंसर, इस प्रश्न से ही शायद अगली शिफ्ट में कोई आंसर आ जाए, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2026 में पहली बार आयोजित नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई थी? आपके ऑप्शन है रांची को, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर कलिंगा यानी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तुमकुरु और ऑप्शन डी आपका पुणे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यानी भुवनेश्वर, जो कलिंगा स्टेडियम आंध्र प्रदेश में है वहां पर उसको मेजबानी दी गई थी। इसकी बता दूं कि ये भारत में इंडोर एथलेटिक्स को बढ़ावा देने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 29वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के में 10.09 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम हो। यानी जो नेशनल में 10.09 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके ऑप्शन है क्या ईशान किशन है, ऑप्शन बी है का नसीम मोहम्मद, ऑप्शन सी गुरविंदर सिंह और ऑप्शन डी आपका रॉबर्ट बॉयल। इसका जो राइट आंसर है कि भारत के गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर में 10.09 सेकंड में इसे कवर करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। तो आप समय भी याद रखिएगा कितना है, 10 सेकंड 09 पल्स। और बाकी इसका आयोजन पूछा जाए कहां पर हुआ, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में हुआ था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका पौराणिक कथाओं पर आधारित पुस्तक वास्टेड द कैट गॉड्स ट्रिलॉजी पार्ट 1 इन द बिगिनिंग के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति हैं, ऑप्शन बी है नसीम मोहम्मद, ऑप्शन सी है एंटोनियो लेवोसियर और ऑप्शन डी आपका गुरविंदर सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नसीम मोहम्मद, इसका राइट आंसर है। अब इस ऑप्शन में ही खुद दे रखा है सुधा मूर्ति, हम पढ़ चुके हैं 51वीं उनकी पुस्तक है, विमोचन किसके द्वारा किया गया? सीपी राधाकृष्णन और उसके द्वारा। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से भी। गुरविंदर सिंह 100 मीटर में 10.09 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से आप इनको अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर ध्यान से कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कि ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो लेड होता है का रासायनिक प्रतीक और परमाणु क्रमांक क्या है? आपके ऑप्शन है PV82 है, ऑप्शन बी है क्या AG47 है, ऑप्शन सी आपका AU79 है और ऑप्शन डी आपका AL यानी एल्यूमिनियम 13 है। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो लेड होता है उसे PV से डिनोट किया जाता है। और इसका पूछा जाए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 82 होता है। AG सिल्वर होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 47। पूछा जाए कि AU क्या होता है, गोल्ड, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 79। और लास्ट में एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। आप ये सब एक पूछ लिया, शायद मे भी कुछ और पूछ ली जाए। तो मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है उसके फर्स्ट जो जितने एलिमेंट हैं उन सबको याद रखिएगा। और वैसे भी ग्रुप डी में आपका साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो साइंस के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी क्लासेज आपकी पढ़ी हुई हैं, आप जाके थोड़ा सा विजिट करिएगा। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, कौन से फार्मूला इससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, वो सारी क्लासेस पढ़ी, आप विजिट करें और वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई सिल्वर चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है क्या ओरम होता है, ऑप्शन बी है क्या प्लम्बम होता है, ऑप्शन सी है क्या ऑर्गेटम होता है और ऑप्शन डी है क्या एल्यूमिना होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो आंसर है आपका सी, यानी जो सिल्वर जो चांदी है उसका जो लैटिन नाम पूछा जाए तो वो होता है ऑर्गेंटम। याद रखिएगा, ऑर्गेंटम उसका राइट नाम होता है लैटिन में, ये आप याद रखें। गोल्ड का लैटिन नाम पूछा जाए तो ओरम होता है। अगर गोल्ड का पूछ लिया जाए शायद नेक्स्ट शिफ्ट में तो ओरम नाम होता है, गोल्ड का लैटिन नाम ओरम है।
और इसका परमाणु क्रमांक मैं आपको बता चुका हूँ कि 79 होता है गोल्ड का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया की जाएगी तो कौन सी गैस निकलती है? यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर आप HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑप्शन बी है क्या हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है कि CO2 इसमें से एग्जॉस्ट होगी इस अभिक्रिया को अगर आप पूरा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो BVG रामजी योजना जो मनरेगा था उसका नाम बदल दिया, तो नाम बदल के क्या कर दिया है VVG रामजी योजना का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ VVG रामजी पूछा है आपसे। आपके ऑप्शन है विश्व विकास गारंटी योजना, ऑप्शन बी आपका कि ग्राम रोजगार आजीविका मिशन, ऑप्शन सी आपका विकसित भारत रोजगार और ग्रामीण योजना, और ऑप्शन डी आपका कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन इसका राइट आंसर है। बता दूं कि 2 दशकों से इसका नाम 2005 में नरेगा था, 2009 में मनरेगा किया गया और अब मोदी गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके BVG रामजी कर दिया है। तो इस तरह से जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें ये परिवर्तन होते रहते हैं। इससे थोड़ा सा इसमें 125 दिन की गारंटी यानी आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा ही, ये 100% गारंटी होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नई BVG रामजी योजना के तहत न्यूनतम रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, उसे अब कितने दिन कर दिया है? आपके ऑप्शन है 150, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 200 दिन और ऑप्शन डी आपका 110। इसका जो राइट आंसर है वो है 125 दिन की गारंटी कर दिया गया है इसे, ये आप याद रखिएगा। मनरेगा का पूर्ण रूप था, अगर पूछा जाए कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या था तो वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ये आप याद रखिए, पुरानी चीज भी पूछी जा सकती है, कब मनरेगा था, कब नरेगा था, कब BV रामजी बना, इस तरह से ये प्रश्न आ सकते हैं अगर इससे रिलेटेड ही आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विज्ञान के इतिहास में सर्वप्रथम 1661 में एलिमेंट जो तत्व है शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले एलिमेंट या तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था और कब? 1661 में। आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो लेवोसियर, ऑप्शन बी आपका आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बॉयल और ऑप्शन डी है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1661 में प्रयोग किया था एलिमेंट यानी तत्व शब्द का प्रयोग, ये आप याद रखें। बाद में फ्रांस के एक रसायन यानी केमिस्ट हुए एंटोनियो लेवोसियर ने तत्व की पहली स्पष्ट प्रयोगात्मक भाषा को स्पष्ट किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गगनयान मिशन के तहत बंगाल की खाड़ी में जो क्रू मॉड्यूल की रिकवरी का सफल परीक्षण मुख्य रूप से किसने किया है? आपके ऑप्शन है केवल भारतीय सेना ने, ऑप्शन बी है केवल वायुसेना ने, ऑप्शन सी है DRDO और वायुसेना ने, और ऑप्शन डी है आपका भारतीय नौसेना और इसरो ने। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय नौसेना और इसरो ने इसे किया है। गगनयान से लेके जो क्रू मॉड्यूल है उसका बंगाल की खाड़ी में इंस्पेक्शन, याद रखिएगा आप। यह परीक्षण आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्रियों की समुद्र में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जब धातु हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आपके ऑप्शन हैं केवल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, ऑप्शन बी है सॉल्ट जल और ऑक्सीजन तीनों बनेंगे, ऑप्शन सी है कि सॉल्ट जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ऑप्शन डी है वेस और जल बनेगा। इसका जो राइट आंसर है कि जब आप हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करोगे तो उसमें आपको सॉल्ट यानी NaCl भी बनेगा, वाटर भी बनेगा H2O और आपका CO2 भी बनेगा, यानी 3 प्रोडक्ट उससे बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि इस प्रक्रिया में रंगहीन और गंधहीन CO2 गैस तीव्र बदबूदार हो जाती है। आपको बता दूं कि CO2 कैसी है, रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन इसमें तीव्र
जब इस प्रक्रिया के साथ गुजरेगी तो उसमें काफ़ी गंध आने लगती है ये, और आप याद रखें शायद नेक्स्ट में पूछ लिया जाए आपसे कि जब आपकी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस है जो तीव्र गंध देगी, तो वो CO2 हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि भारत सरकार ने किस राज्य में 1057 यानी 1057 करोड़ रुपए की लागत से नए कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आपका उड़ीसा और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है राजस्थान। जैसा कि आप कोटा बूंदी समझ पा रहे हो, वो शब्द वो स्थान अपने आप में राजस्थान में है। कोटा राजस्थान का जिला, कोटा क्षेत्र से ही जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला, वहीं से सांसद नॉमिनेट होके आते हैं। तो इस तरह से जो नया वहाँ पर बन रहा है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण राजस्थान में होगा। इसकी जो आदेश है, इसके लिए जो अग्रिम चीजें होती हैं आदेश हो चुका है, और इसके लिए लागत कितनी है 1057 करोड़ यानी 1057 करोड़ की लागत से वहां पर इसे बनाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के 2f1 जो फोकल होता है पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके ऑप्शन है 2f2 पर, ऑप्शन बी है f2 पर केवल, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट यानी अनंत पर, और ऑप्शन डी आपका प्रकाशित केंद्र पर। इसका जो राइट आंसर है कि 2f2 पर बनेगा। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को 2f1 पर रखेंगे तो उसका जो फोकल है या जो फोकस है वो 2f2 पर बनेगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का वेग समय जो वेलोसिटी टाइम है, ग्राफ में समय अक्ष के समांतर खींची गई सीधी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? यानी उस पर सीधी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या प्रदर्शित करिए, क्या इंगित करेगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसके ऑप्शन है क्या बढ़ता हुआ त्वरण करेगी, ऑप्शन बी है असमान वेग, ऑप्शन सी आपका नकारात्मक त्वरण यानी मंदन, और ऑप्शन डी आपका नियत वेग यानी शून्य त्वरण। इसका जो राइट आंसर है कि नियत वेग यानी शून्य त्वरण को इंगित करती है अगर स्ट्रेट लाइन वहां से गुजर रही है तो। इस स्थिति में वस्तु समान गति से आगे बढ़ती रहती है यानी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है इस गति में, ये भी आप याद रखें। आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि जब कोई सक्रिय धातु किसी तनु अम्ल जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, तनु अम्ल बोला जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? आपके ऑप्शन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है सॉल्ट और जल, ऑप्शन सी है सॉल्ट और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है केवल हाइड्रोजन। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस केवल अभिक्रिया करती हैं डाइल्यूट एसिड के मामले में। तो आज के लिए टॉप 30 एनालिसिस था आपके लिए अगस्त 14 का यानी 14 अगस्त का। अब इससे रिलेटेड मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताएं, जो फैक्ट आपको बताएं, उन फैक्ट के साथ जाइएगा। बाकी और इससे बेहतर आप अपनी बुक्स उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, जो आगे की शिफ्ट में जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम में कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को। एनालिसिस से मतलब ये कि आप पेपर के बारे में जान गए, आपको जाना कहाँ है उसका रास्ता आपको मिल गया कि कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन टॉपिक्स जो फेवरेट टॉपिक हैं एग्जामिनर के, उन्हें उठा लीजिएगा, उन्हें पढ़िएगा। रैंकिंग से लेके क्वेश्चन आ रहा है आपका, कौन सी ट्रॉफी नई हुई है कि कौन ट्रॉफी को जीत रहा है, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसका PDF चाहते हैं आप इन क्वेश्चंस का, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, उसे ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर का PDF, बाकी जितना भी एलिटियान पर क्लासेस चल रहे हैं उस सब का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।